दोस्तों आए दिन ये सवाल आता रहता है कि सर सीआरपीसी 125 का पूरा प्रोसेसिंग समझाइए, पूरा प्रोसेसिंग होता क्या है, मेंटेनेंस का केस कैसे हम जीत सकते हैं, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, कोर्ट का क्या इसका पूरा प्रोसेसिंग होता है। तो पूरी डिटेल में आज के वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों, जिसमें पूरे टॉपिक जितने भी सीआरपीसी 125 से रिलेटेड होते हैं, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी स्टेप पे आपको क्या आर्गूमेंट करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। तो पूरी डिटेल में आज की वीडियो में आपको पूरा डिस्कशन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो। डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीआरपीसी 125 भरण पोषण मेंटेनेंस का केस एक वाइफ भी कर सकती है, एक हस्बैंड भी कर सकता है। जी हाँ, मान लीजिए कि आपकी वाइफ जॉब कर रही है, आप जॉब नहीं करते हैं, तो भी आप मेंटेनेंस का केस कर सकते हैं। आप जॉब करते हैं, आपकी वाइफ जॉब नहीं करती है, अगर वो कैपेबल है, मेंटेनेंस की हकदार है, तो वह मेंटेनेंस का केस कर सकती है। ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष मेंटेनेंस का केस कर सकता है, हस्बैंड भी कर सकता है और वाइफ भी कर सकती है। तो दोस्तों आप डिटेल में बात करते हैं। स्टेप टू, पहली स्टेप आती है कि जब भी आपको ये बात सबसे पहले ध्यान रखना है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन से कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है उसी दिन से आपका मेंटेनेंस बन जाता है। जी हाँ, आपको देना उसी दिन से होता है जिस दिन से आपकी वाइफ एप्लीकेशन कोर्ट में पुट कर देती है, मतलब उसी दिन से आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब उसमें बनने में कितना प्रोसेसिंग लगेगा, वो पूरा एरियस बनेगा और आपको टोटल उसको वाइफ को देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं कि पूरी स्टेप टू स्टेप क्या होता है। सबसे पहली स्टेप होती है कि आपकी एक पिटीशन दायर करती है आपकी वाइफ आपके खिलाफ मेंटेनेंस की, उसके बाद आपको रिप्लाई देना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे रिप्लाई देने वक्त आपको एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर कोई गलती करता है। आपको यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि आपकी वाइफ कैपेबल है, आपकी वाइफ कमाने योग्य है, वेल एजुकेटेड है, या फिर वो मान लीजिए कोई जॉब कर रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, और आपको लगता है कि वो कहीं चीज़ें आपसे छुपा रखी है, तो जब भी आप मेंटेनेंस का रिप्लाई देते हो, जब भी आपका जो मेंटेनेंस केस होता है उसका आपको रिप्लाई देना होता है, तो पहली स्टेप जो रिप्लाई की आती है वहाँ पर आपको एक पुटअप करना होता है सीआरपीसी 91 की एप्लीकेशन। जी हाँ, अब सीआरपीसी 91 के एप्लीकेशन में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सीआरपीसी 91 में जो आप डिमांड करोगे, जो डॉक्यूमेंट्स की, जैसे आपकी मिसेज कहीं भी जॉब कर रही है आपको छुपा के, तो उसकी जो भी जितने भी बैंक है उसकी पूरी डिटेल उनको देना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप आ जाती है दोस्तों कि मान लीजिए आप उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, वेल एजुकेटेड आपकी वाइफ जो कि कमाने योग्य है, तो उस सिचुएशन में आपको इन पॉइंट का ध्यान रखना होगा कि उसकी डिग्री कौन सी है, जैसे एमबीए कर रखी है, बीटेक, एमबीएस, कोई भी डिग्री जो अच्छी क्वालिटी जिससे वो कमा सकती है, ये सब आपको डिमांड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो पहली स्टेप आती है सीआरपीसी 91, जो रिप्लाई के साथ आप अगर इस चीज़ को, ये हमेशा एक नोट कर लेना आप दोस्तों कि जब भी आप रिप्लाई पुट करते हो उसके साथ में सीआरपीसी 91 की एप्लीकेशन जरूर लगाया करो। जिससे क्या होगा कि अगली जो स्टेप आती है एफिडेविट का, जो अभी लेटेस्टिंग आया था जजमेंट, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का, कि दोनों को एफिडेविट देना पड़ेगा। तो उसके साथ में जो आपकी वाइफ, आप जो डिमांड कर रहे हो, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आप डिमांड की हो उसको आपकी वाइफ को देना पड़ेगा। अगली नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब इनकम एफिडेविट देना होता है, वहाँ पे उनको साथ में देना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्टेप ये आती है, आपको कंफर्म हो गया होगा दोस्तों कि जब भी आप रिप्लाई देते हो तो वहाँ पे सीआरपीसी 91 की एप्लीकेशन को पुट करना पड़ेगा, जिससे अगला स्टेप जो आपका इनकम एफिडेविट वाला आएगा वहाँ पे आपकी वाइफ को पूरे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि सेकेंड स्टेप आती है दोस्तों, आपकी जो इनकम एफिडेविट आप दोनों भरती है, तो उसके बाद होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में एंट्री मेंटेनेंस जरूर बनता है। यहाँ पे इस स्टेप पे आपको होता है एंट्री मेंटेनेंस। अब यहाँ पे एंट्री मेंटेनेंस का पूरा आर्ग्यूमेंट होगा और डिसाइड करेगा कोर्ट की एंट्री मेंटेनेंस बनने योग्य है या नहीं है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कोई आपका जैसे 498 केस का चल रहा है या किसी और दूसरा केस, डीवी का केस चल रहा है इस तरह का, तो आपको एंट्री केस जो एंट्री मेंटेनेंस होगा उस पर बहस होगी और एंट्री मेंटेनेंस वहाँ पे डिसाइड कर दिया जाता है। अगली स्टेप जो दोस्तों आती है वो एविडेंस की आती है। सभी को पता होगा कि सबूत देना पड़ता है एविडेंस में। अब आपकी वाइफ को एविडेंस देने पड़ेंगे उसको कि किस वजह से वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, किस वजह से नहीं है, उसके पास क्या क्या सबूत है, क्या वो वाकई मेंटेनेंस की हकदार है या नहीं है, सब कुछ उसे साबित करना पड़ता है। उसके बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। जब आपकी वाइफ ने आपको एविडेंस, मतलब जो एविडेंस
कोर्ट में दे दिए, उसके बाद आता है वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन। अब आपका एडवोकेट वहाँ पे या आप वहाँ पे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। बाद में आपके पास जो सबूत होंगे, आपके पास जो एविडेंस होंगे, वह एविडेंस आप भी कोर्ट में पुट अप करेंगे। अब उसके बाद भी फिर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। आपके एविडेंस का भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, आपकी जो मिसेज है उसके भी एविडेंस के क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। मतलब दोनों के क्रॉस एग्जामिनेशन वहाँ पे हो जाते हैं दोस्तों। अब फाइनली डिसाइड यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपकी वाइफ अच्छी कैपेबल है, आपने CRPC 91 की एप्लीकेशन में लगाया जिसमें आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई थी सब कुछ ने वाइफ ने मान लीजिए कि वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं पुटअप किया, आपके पास फिर से वो झूठ बोला, मतलब झूठा एफिडेविट, झूठा इनकम टैक्स जो इनकम का एफिडेविट दिया गया है वो एक तरह CRPC 340 की एप्लीकेशन में आप उस स्टेप पे एविडेंस के आगे की स्टेप पे आप पुटअप कर सकते हो फाइनल आर्ग्यूमेंट के तौर पे, जिस पे कोर्ट उस पर भी पूरी तरह से ध्यान देगा। अगर वाइफ ने ये चीज़ छुपाई है और झूठा एफिडेविट दी है तो CRPC 340 की एप्लीकेशन भी वाइफ पे लगेगी। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद में फाइनल होता है आर्ग्यूमेंट। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आपकी वाइफ अच्छी वेल एजुकेटेड है, अच्छे पहले उसने कमा भी रखा है, पहले उन्होंने जॉब कर भी रखी है, प्रेजेंटिंग में वो जॉब भी कर रही है मान लीजिए या नहीं कर रही है। मैक्सिमम केसेस में आती है कि आपकी वाइफ अच्छी वेल एजुकेटेड है लेकिन वो कमा नहीं रही है, वो मेंटेनेंस की ज़्यादा डिमांड कर रही है। तो यहाँ पे आपको जो मेन पॉइंट रहना है, जो जिस पे आपको आर्ग्यूमेंट या जिस पे बहस आपको करने जीरे करना है, जिस पे आपको उन चीज़ों को आपको ये रखना है कि मान लीजिए श्रीमान जी जो आप मेरी विशेष है पहले भी जॉब कर रखी थी पहले और ये मेंटेनेंस के लिए जॉब छोड़ रखी है, जबकि ये कैपेबल है इनकम कमाने में, आपकी मिसेज अच्छे से कैपेबल है, तो इसका मेंटेनेंस अगर बना ही रही हो तो मैक्सिमम टाइम के लिए ना बनाया जाए, मिनिमम टू मिनिमम टाइम बनाए और मिनिमम टू मिनिमम ही मेंटेनेंस बना जाए। कोर्ट कहीं ऐसे लैंडमार्क जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट आ रखे हैं, हिमाचल प्रदेश के जो भी हाई कोर्ट थे उनके भी लिटिगेशन जजमेंट आए थे। अगर आपकी या मध्य प्रदेश का है राजेश जायसवाल वर्सेज ममता जायसवाल वाला, अगर आपकी वाइफ अच्छी वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट था उसमें रेखा करके कुछ था, उसमें यह क्लियरली बताया गया था अगर आपकी वाइफ अच्छी वेल एजुकेटेड जिससे BTech MBA अच्छी वेल एजुकेटेड कर रखी है आपकी वाइफ, तो उसको 1 साल तक मिनिमम टू मिनिमम मेंटेनेंस दिया जाएगा, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर उनको ये चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा कि उन्होंने कितना जॉब का ट्राई किया या नहीं किया। सेकेंड स्टेप दोस्तों आपको वह पॉइंट उठाना है कि मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने शादी से पहले जॉब किया, शादी के बाद भी कंटिन्यू 1 साल 2 साल जॉब की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया। मान लीजिए कि आपके साथ 1 साल या 2 साल उनके पास उसका जवाब होता है हमेशा दोस्तों कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को जॉब नहीं करने दिया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपके साथ 1 या 2 साल से रह ही नहीं रही है, तो उस टाइम पे हस्बैंड ने थोड़ी मना किया, क्योंकि हस्बैंड के साथ तो वाइफ रह ही नहीं रही, तो उस सिचुएशन में कहाँ से हस्बैंड मना कर सकता है आपकी वाइफ। तो इस पॉइंट को भी आप जीरे में लाइए, क्रॉस एग्जामिनेशन में लाइए, एविडेंस एक्टिव जो हो रहा है आपका जीरे हो रही है, वहाँ पे कोर्ट में बहस हो रही है, उसमें इस टॉपिक को रखिए कि श्रीमान जी मेरी वाइफ अच्छी वेल एजुकेटेड है लेकिन इसका जो प्लानिंग है पूरी तरह से मेंटेनेंस पे ही निर्भर करना है, जबकि ये जॉब शादी के पहले भी जॉब कर रही थी, शादी के बाद जॉब भी कर रही थी, लेकिन अब ये मेंटेनेंस के लिए जॉब छोड़ा गया है। इस वजह से मिनिमम टू मिनिमम टाइम के लिए साथ में मिनिमम टू मिनिमम इसका मेंटेनेंस बनाया जाए, जिससे ये जॉब ढूंढे, सर्च करे और अपने आप को एक कमाने योग्य जो डिग्री है, जो इनके पास योग्यता है, उससे ये अपना भरण पोषण भी कर सकती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं दोस्तों जिन पे आर्ग्यूमेंट किया जाता है। अब आप लोग मिस्टेक क्या करते हो कि आपके बाद जब भी मेंटेनेंस का नोटिस आता है तो आप क्या करते हो, रिप्लाई देते हो। रिप्लाई में आप ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो कि उस पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करनी है, कौन सी क्या नहीं करनी, क्या एविडेंस आपको रखना है, ये चीज़ें आप बिल्कुल भी भूल जाते हो। आपके एडवोकेट साहब कहते हैं, उनके साथ में आप अपने एडवोकेट साहब को बताइए कि साहब आप इसके साथ में मेरी मिसेज के मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके बैंक की डिटेल मेरे पास नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, कोर्ट में से CRPC 91 की एप्लीकेशन लगा दीजिए, जिससे एफिडेविट जो इनकम एफिडेविट देंगे मैडम उसके साथ में पूरी डिटेल उसको देना पड़ जाएगा। अगर वह नहीं देती है तो अगली जो एविडेंस की स्टेप आती है आपकी दोस्तों, उससे आगे चल के आप CRPC 340 की एप्लीकेशन पुट कर सकते हो, जिसमें झूठे एफिडेविट देना, झूठ बोलना या गुमराह करना, जिसमें आपको पता है कि 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। तो ऐसा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है अगर आप इस प्रोसेसिंग से मेंटेनेंस का केस लड़ते हो। इस तरह से आप अगर मेंटेनेंस का केस लड़ोगे 101% आपका मेंटेनेंस कम से कम बनेगा। हो सकता है कि आपकी वाइफ अच्छी कैपेबल है, कमा भी रही है, तो आपका मेंटेनेंस भी नहीं बन सकता। 99% आपका पूरा प्रोसेसिंग मैंने
आपको अच्छे से समझाया कि आपको इस स्टेप टू स्टेप समझना है, इस स्टेप से आपको एक फाइट करना है, तब जाके आप एक मेंटेनेंस केस को जीत पाओगे। अदरवाइज आप वकील के भरोसे रहोगे। मेंटेनेंस का कितने ही बड़ी एडवोकेट कर लीजिए आप लोग, मेंटेनेंस में आपको खुद को मेहनत करनी पड़ती है, खुद को सबूत लाने पड़ते हैं। एक आपका जरिया बनता है एडवोकेट साहब, तो जो एडवोकेट होते हैं वकील साहब, वो आपका एक जरिया बनेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेंगे। मेहनत आपको ही करनी है। आपकी वाइफ कहाँ जॉब करती है, ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करना है। वकील साहब तो जाएंगे नहीं कि आपकी वाइफ कहाँ जॉब कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। बस हाँ, आप चीज़ जो प्रोसेसिंग कराओगे वकील साहब वो चीज़ कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।